गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की जो क्लास है उसमें हम बेसिक डिस्कस करेंगे। क्लास 10th का जो चैप्टर नंबर 6 है, क्लास 10th का चैप्टर नंबर 6 है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। इसके जो बेसिक है, इस चैप्टर का जो बेसिक है जो आपको पता होना चाहिए उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो ट्रिग्नोमेट्री क्या है? ट्रिग्नोमेट्री एक्चुअली कॉम्बिनेशन है, ठीक है ना। कॉम्बिनेशन किसका? ट्राइंगल प्लस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है ना। यहाँ पे जो आपका ट्राइंगल होता है उसका ट्रिग, ठीक है ना, और जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती है उसका ओमेट्री। इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो क्या है? आपका ट्रिग्नोमेट्री है, ठीक है ना। ट्रिग्नोमेट्री में जो मेन फोकस है वो आपका किसके ऊपर रहता है? राइट एंगल ट्राइंगल के ऊपर रहता है, ठीक है ना। या फिर जो पूरी ट्रिग्नोमेट्री है वो किसके ऊपर डिपेंड है? वो डिपेंड करती है आपके राइट एंगल ट्राइंगल के ऊपर, ठीक है ना। दूसरा, इसमें जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है उसमें से आप क्या यूज करते हो? उसमें से आप यूज करते हो आप क्वाड्रेंट, ठीक है ना। आपको पता होगा आपके 4 क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है ना। 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक आपका क्या आता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट आता है, ठीक है ना। 90 डिग्री से लेकर 180 डिग्री तक आपका क्या आता है? सेकंड क्वाड्रेंट आता है। और 180 डिग्री से लेकर 270 तक क्या आता है? आपका थर्ड क्वाड्रेंट आता है। और ठीक इसी तरीके से 270 डिग्री से लेकर 360 तक क्या आता है? आपका फोर्थ क्वाड्रेंट आता है। आपको याद रखना है क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग क्या आएगा? जो आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है उनकी वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव होगी, ठीक है ना। अगर आपका एंगल 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक है तो आपके जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, टोटल आपके 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, सारे के सारे की वैल्यू क्या होगी? आपके पॉजिटिव होगी। सारे के सारे क्या होंगे? आपके पॉजिटिव होंगे। तो आपको याद रखना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं? आपके पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। अब जो आपका सेकंड क्वाड्रेंट होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक थीटा, ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, ये दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होंगे? आपके पॉजिटिव होंगे। बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होंगे? आपके नेगेटिव होंगे, ठीक है। अब थर्ड क्वाड्रेंट जो है आपका, जो कहां से है? आपका 180 डिग्री से लेकर 270 डिग्री तक, इस क्वाड्रेंट में tan थीटा और cot थीटा की जो वैल्यू होगी वो आपकी क्या होगी? पॉजिटिव होगी। बाकी रिमेनिंग जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो क्या होंगे? आपके नेगेटिव होंगे। tan थीटा और cot थीटा को छोड़ के आपके कौन से बचे? sin थीटा, cos थीटा, cosec थीटा और sec थीटा। इनकी वैल्यू थर्ड क्वाड्रेंट में क्या आएगी? आपकी नेगेटिव आएगी। ठीक इसी तरीके से जो आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका cos थीटा और sec थीटा आपके क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे। बाकी रिमेनिंग रेशियोज जो है जैसे sin थीटा, cosec थीटा, tan थीटा और cot थीटा, इनकी वैल्यू क्या आएगी? इस क्वाड्रेंट में नेगेटिव आएगी, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो आपको क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग याद रखना है कि किस क्वाड्रेंट में किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू पॉजिटिव होगी और किस की वैल्यू नेगेटिव आएगी, ठीक है। अब राइट एंगल ट्राइंगल में, जैसा कि आपको पता होगा, राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल आपका कितना डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है, ठीक है ना। एक एंगल क्या होगा? 90 डिग्री का होगा। और 90 डिग्री एंगल के सामने वाली जो साइड होगी वो क्या कहलाएगी? आपकी हाइपोटेन्यूज कहलाएगी, जिसको आप हिंदी में क्या बोलते हो? हिंदी में आप बोलोगे उसको कर्ण, ठीक है ना। तो हाइपोटेन्यूज या जो कर्ण है वो क्या है? आपकी सबसे लंबी भुजा होती है, ठीक है ना, लॉन्गेस्ट साइड होती है एक राइट एंगल ट्राइंगल की, ठीक है। इसके बाद जो आपका परपेंडिकुलर और बेस है, इसके बाद क्या होता है? इसके बाद होता है आपका परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर को क्या बोलोगे आप? लंब, ठीक है। ठीक इसी तरीके से होता है आपका बेस, और बेस को क्या बोलते हो आप हिंदी में? आधार, ठीक है। अब ये परपेंडिकुलर और बेस ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा? ये डिपेंड करेगा आपका थीटा के ऊपर। अगर थीटा आपका इस तरफ है, अगर थीटा मैंने ये लिया, अगर इसको मैं थीटा मानता हूं तो थीटा की जो सामने वाली साइड होगी वो क्या कहलाएगी? आपका परपेंडिकुलर कहलाएगी, ठीक है। और थीटा के साथ जो साइड है, ठीक है ना, जो थीटा से कनेक्टेड है ये वाली साइड, ये क्या कहलाएगी? आपके बेस कहलाएगी। अगर मैं थीटा इस एंगल को ज्यूम कर लेता हूं, ठीक है ना, अगर थीटा मैं ये लेता हूं तो थीटा के सामने वाली साइड ये क्या हो जाएगी? मेरी परपेंडिकुलर हो जाएगी, ठीक है। और थीटा के साथ वाली साइड क्या हो जाएगी? मेरी बेस हो जाएगी, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है थीटा किस तरफ ले रहे हो आप, या थीटा कहां पर है आपका, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका परपेंडिकुलर कौन सा है और आपका बेस कौन सा है, ठीक है। अब आगे परपेंडिकुलर को आप किससे रिप्रेजेंट करोगे? पी से रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है ना। हिंदी वाले स्टूडेंट्स जो है किसको किस सिंबल से डिनोट करेंगे? इसको कैपिटल एल से, ठीक है। और जो बेस होगा उसको किससे डिनोट करोगे? कैपिटल बी से, ठीक है। और हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स किससे रिप्रेजेंट करेंगे? कैपिटल ए से, ठीक है। ठीक इसी तरीके से जो आपका हाइपोटेन्यूज है उसको हम किससे डिनोट करेंगे? कैपिटल एच से। और हिंदी वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो किस सिंबल से डिनोट करेंगे? कैपिटल के से, ठीक है। तो ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज, बेस, थीटा अगर आपका चेंज होता है, थीटा की पोजीशन अगर चेंज होगी तो परपेंडिकुलर और बेस की पोजीशन भी क्या होगी? चेंज होगी। लेकिन जो हाइपोटेन्यूज है उसकी पोजीशन क्या रहेगी? आपके फिक्स रहेगी। और इसके साथ साथ आपको याद रखना है हाइपोटेन्यूज क्या होती है? किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल की लॉन्गेस्ट साइड होगी। पाइथागोरस थ्योरम के अंदर क्या होता है? आपका एच स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है वो किसके इक्वल होगा? वो इक्वल होगा सम ऑफ स्क्वायर ऑफ बेस प्लस परपेंडिकुलर। आप क्या करोगे? बेस का स्क्वायर करोगे प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर करोगे, उन दोनों को जब ऐड करोगे तो वो किसके इक्वल आएगा? वो आएगा आपका हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के इक्वल। तो पाइथागोरस थ्योरम आपके क्या होगी? एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, ठीक है। अब हम देखते हैं कि आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं, ठीक है ना। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को जो डिफाइन किया गया है वो डिफाइन किया गया। अब रेशियो का आपका मतलब आपको पता होगा, रेशियो क्या होता है? किन्हीं भी दो चीजों का अनुपात, ठीक है ना। किन्हीं भी दो चीजों का अनुपात जो होगा वो क्या कहलाएगा? आपका रेशियोज कहलाएगा, ठीक है ना। वो क्या कहलाएगा? आपका रेशियो कहलाएगा। अब इसमें क्या किया? राइट एंगल ट्रायंगल की जो 3 साइड्स थी इनमें अलग अलग साइड्स का रेशियो लिया, ठीक है ना। और एक टाइम पे 2 साइड्स ली, कोई भी 2 साइड्स ली, उनके बीच का रेशियो लिया और उसी को क्या बोल दिया? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बोल दिया, ठीक है ना। तो इसकी एक ट्रिक होती है, इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स का यूज करते हैं, पी बी पी, ठीक है ना। इसको पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर हर बोले। जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स होंगे वो क्या बोलेंगे? लाल बटा कक्का, ठीक है। अब इसमें देखते हैं, सबसे पहले साइन थीटा, फिर कॉस थीटा, फिर टेन थीटा। इसके बाद इसके जस्ट अपोजिट में, अपोजिट क्या हो जाएगा? कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। इसको आप किस तरीके से याद करना है? आपको याद करना है जब भी आपको कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक की वैल्यू निकालनी है तो आप क्या लिखोगे? सबसे पहले आप लिखोगे पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर हर भोले, ठीक है। अब साइन थीटा
इधर से क्या लिखा साइन थीटा, इधर क्या लिखा कॉस थीटा और इधर टेन थीटा। ठीक है, ठीक इसी तरीके से अपॉन में क्या लिख दिया कोसेक थीटा, सेक थीटा और आपका टेन थीटा। अब मैं आपसे पूछता हूं कि आप मेरे को साइन थीटा की वैल्यू बताओ कि आपको साइन थीटा किसके इक्वल होगा। तो साइन थीटा आपकी क्या हो जाएगा, साइन थीटा होगा आपका परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो साइन थीटा क्या हो गया आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स किस तरीके से लिखेंगे, लाल बटा कक्का। अब उनके लिए भी सेम रहेगा, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, ठीक आपका अपोजिट कोसेक थीटा सेक थीटा और कॉट थीटा। अब साइन थीटा की वैल्यू निकालनी तो क्या हो जाएगी आपके एल अपॉन के, एल अपॉन के। ठीक इसी तरीके से अगर मैं पूछता हूं आप कॉस थीटा की वैल्यू बताइए, तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा आपका बी अपॉन एच। हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए क्या हो जाएगा कॉस थीटा ए अपॉन के। ठीक है, ठीक इसी तरीके से टेन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए एल बटे ए, ठीक है ना, लंब डिवाइड बाई आधार। ठीक है, ठीक इसी तरीके से कोसेक थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाई परपेंडिकुलर। आपको इस तरीके से लेना है रेशियो, ठीक है ना। कोसेक थीटा की वैल्यू क्या हो गई हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक इसी तरीके से सेक थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, इस तरीके से। ठीक है, और कॉट थीटा क्या हो जाएगा आपका बेस डिवाइड बाई परपेंडिकुलर। ठीक है, तो इस ट्रिक को इसको यूज करके आप क्या कर सकते हो, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, अब इससे आगे हम देखते हैं ये जो आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं इनमें भी रिलेशन होता है। ठीक है, जैसे यहां से आपने देखोगे साइन थीटा आपका क्या है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। जब आप इसका इनवर्स करोगे, इसका इनवर्स क्या आएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, वो किसके इक्वल हो गया कोसेक थीटा के इक्वल हो गया। तो ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है ये भी क्या होते हैं आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, आपस में क्या है एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो वो रिलेशन देखते हैं हम कि ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा ये एक दूसरे से किस तरीके से कनेक्टेड है। अब ये जो है इस टॉपिक में हम पे देखेंगे रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, जो आपके अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनमें क्या रिलेशन है। ठीक है, तो आपको याद रखना है साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा आपका इनवर्स होगा 1 अपॉन कोसेक थीटा। ठीक है, अब इसको आप किस तरीके से लिख सकते हो, अगर कोसेक थीटा को मैं इधर ले जाता हूं और साइन थीटा को मैं इधर ले आऊं तो सेम रिलेशन क्या बन जाएगा आपका कोसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है ना, ये दोनों रिलेशन क्या है आपके सेम है, दोनों क्या है आपके सेम रिलेशन है। ठीक इसी तरीके से आपका जो कॉस थीटा होता है वो क्या होता है आपका 1 अपॉन सेक थीटा। इसमें भी अगर सेक थीटा को आप इधर ले जाओगे और कॉस थीटा को इधर ले आओगे तो ये रिलेशन क्या हो जाएगा आपका सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, ठीक इसी तरीके से आपको याद रखना है टेन थीटा आपका किसके इक्वल होता है, टेन थीटा होता है आपका 1 अपॉन कॉट थीटा। ठीक है, अगर कॉट थीटा को आप इधर ले गए और टेन थीटा को आप इधर लेके डिनोमिनेटर में, तब ये रिलेशन क्या हो जाएगा आपका कॉट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा। तो आपको ये तीन रिलेशन याद रखने हैं। ठीक है, और इनसे आप इनको इजीली ड्राइव कर सकते हो। ये वाले रिलेशन आप याद रखोगे तो इनसे भी क्या करोगे आप इजीली ये वाले रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, अब इसके साथ साथ आपको दो पॉइंट्स और याद रखने हैं। इसके साथ साथ आपको याद रखना है कि जो टेन थीटा होता है वो क्या होता है, वो होता है आपका साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा। ठीक है, अब आपको पता है अभी मैंने आपको बताया था कॉट थीटा आपका क्या होता है, कॉट थीटा होता है आपका 1 अपॉन टेन थीटा। ठीक है, अब जब टेन थीटा में आप वैल्यू पुट करोगे, टेन थीटा आपका किसके इक्वल है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो डिनोमिनेटर में जब वैल्यू आएगी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा तो ये वाला कॉस थीटा क्या होगा आपका न्यूमरेटर में जाके मल्टीप्लाई होगा और मल्टीप्लाई होने के बाद ये वाला जो टर्म है आपका क्या हो जाएगा cos थीटा अपॉन sin थीटा। तो आपको याद रखना है tan थीटा की वैल्यू आप क्या लिखोगे sin थीटा अपॉन cos थीटा और ठीक इस तरीके से cot थीटा की वैल्यू आपकी क्या होगी cos थीटा अपॉन sin थीटा। ठीक है, कुछ स्पेसिफिक एंगल है जिनकी वैल्यू क्या रखनी है आपको याद रखनी है। ठीक है ना, और वो स्पेसिफिक एंगल कौन कौन से हैं आपके, वो है आपके 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है ना, तो ये जो एंगल्स हैं इन एंगल्स पे आपको अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज क्या होनी चाहिए याद होनी चाहिए। जैसे अगर मैं आपसे पूछता हूँ साइन 30 की वैल्यू कितनी है तो आपका आंसर क्या होगा 1/2। अगर मैं आपसे पूछता हूँ tan 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी तो आपका आंसर क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। ठीक है, तो ये टेबल आपको एक तरीके से याद करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं हम साइन थीटा की वैल्यू अलग अलग एंगल्स के लिए। ठीक है ना, तो आपको याद रखना है साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी आएगी आपके 0 आएगी, साइन 30 की वैल्यू आपकी कितनी आएगी 1/2 आएगी, साइन 45 डिग्री की वैल्यू आपकी कितनी आएगी 1/√2 आएगी और साइन 60 की वैल्यू आपकी कितनी आएगी √3/2 आएगी और साइन 90 की वैल्यू कितनी आएगी 1 आएगी। अब मैंने सिर्फ ये वाली वैल्यू याद की है, साइन थीटा की वैल्यू याद की अलग अलग एंगल्स के लिए। अब इस एंगल को यूज करके मैं देखूंगा कि मैं किस तरीके से अलग अलग रेशियोज की वैल्यू डिफाइन कर सकता हूं। अब आपको क्या करना है, साइन थीटा की वैल्यू आपने इस तरीके से लिखी 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1। कॉस थीटा के केस में क्या करना है, आपको ये वैल्यू जस्ट अपोजिट से लिखनी है। ठीक है ना, ये जो 1 है ये किधर आ गया आपका इधर आ गया, √3/2 ये आ गया और 1 ये वाला आपका इधर एज इट इज आ जाएगा, ये आपका इधर आ गया और ये आपका इधर आ गया। ठीक है ना, तो अब आपकी किसकी वैल्यू आ गई cos थीटा की वैल्यू आ गई अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के लिए एंगल्स के लिए। ठीक है ना, तो cos थीटा आपका कितना हो गया 1 हो गया, cos 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी √3/2 हो जाएगी
और cos 45 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके 1/√2 हो जाएगी, और cos 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2 हो जाएगी, और cos 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके 0 हो जाएगी। ठीक है, इसमें आपको एक बात और याद रखनी है कि sin 45 और cos 45 की जो वैल्यू है वो क्या आएगी आपके सेम आएगी। ठीक है ना, sin 45 इक्वल टू cos 45 इक्वल टू 1/√2। ठीक है, अब tan थीटा की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करोगे, tan थीटा मैंने आपको क्या बताया था, tan थीटा मैंने आपको बताया था sin थीटा डिवाइड बाई cos थीटा। ठीक है, अब आप tan आपको वैल्यू निकालनी है tan 0 डिग्री की, तो वो क्या हो जाएगा 0/1। तो tan 0 की वैल्यू कितनी आ गई आपके 0 आ गई। जब भी आपका 0/1 फॉर्म आए, ठीक है ना, या फिर आपके कोई भी फॉर्म बने जिसमें डिनोमिनेटर में आपके कोई भी नंबर आए 1 2 3 4 5 6, नेगेटिव भी आ सकता है, 0 नहीं आना चाहिए। ठीक है ना, 1 को 0 को छोड़ के कुछ भी हो सकता है, आपका पॉजिटिव इंटीजर भी हो सकता है, नेगेटिव इंटीजर भी हो सकता है। ठीक है, बट 0 नहीं होना चाहिए। अगर आपकी इस तरीके से फॉर्म बनती है 0/1 या 0/-2, तो उसको आप किसके इक्वल लिखोगे 0 के इक्वल लिखोगे। ठीक है, इसीलिए tan 0 की वैल्यू कितनी आ गई आपके 0 आ गई। इसी तरीके से आप जब tan 30 की वैल्यू निकालोगे तो आप क्या लिखोगे sin 30 आपका कितना है 1/2 डिवाइड बाई cos 30 की वैल्यू कितनी आई है आपके √3/2। अब इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा और tan 30 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके 1/√3 आ जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से tan 45 की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या लिखोगे sin 45 कितना है आपका 1/√2 डिवाइड बाई 1/√2। √2 से √2 कैंसिल, tan 45 की वैल्यू कितनी आ गई आपके 1 आ गई। ठीक है, ठीक इसी तरीके से tan 60 की वैल्यू आप निकालोगे तो यहाँ sin 30 की वैल्यू कितना है आपका √3/2। ठीक है, और डिवाइड बाई 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये क्या आ गया आपके √3। तो tan 60 की वैल्यू कितनी आ गई आपके √3 आ गई। ठीक इसी तरीके से tan 90 की वैल्यू जब आप निकालोगे तो उसमें आप क्या लिखोगे sin 90 की वैल्यू कितनी है आपके 1 डिवाइड बाई 0। ठीक है, अब जब मैंने फर्स्ट वीडियो डाली थी नंबर सिस्टम की, उसमें मैंने आपको बताया था कि जब कभी भी आपका 1/0 आ जाए तो उसको आप क्या बोलोगे इन्फिनिटी के इक्वल बोलोगे। ठीक है ना, 1/0 आपका किसके इक्वल होता है इन्फिनिटी के इक्वल होता है, और ये क्या है आपका एक अनडिफाइंड फॉर्म है। ठीक है ना, तो यहाँ आपकी क्या फॉर्म बन रही है 1 डिवाइड बाई 0 बनना है sin 90 1 डिवाइड बाई cos 90 0। तो आपको क्या आ गया इन्फिनिटी। इसलिए आपको याद रखना है tan 90 की वैल्यू क्या होगी आपके इन्फिनिटी आएगी। ठीक है, अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में मैंने क्या बताया था tan थीटा का इनवर्स क्या आएगा आपका cot थीटा आएगा। तो आपको वही करना है। इसका जब आप इनवर्स लोगे या तो आप क्या करो इन्फिनिटी को इधर ला के रख दो, अपोजिट डायरेक्शन में लिखते जाओ वैल्यू, इन्फिनिटी इधर आ गया, √3 इधर आ गया, 1 का 1 आ गया, 1/√3 इधर आ गया, और ये 0 आपका इधर आ गया। या फिर आप क्या करो आप इसका इनवर्स ले लो, cot थीटा आपको पता है आपका क्या होता है 1/tan थीटा होता है। तो इसमें जब आप लिखोगे 1/0, ठीक है ना, तो 1/0 आपका क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा इन्फिनिटी। तो cot 0 की वैल्यू क्या होगी आपके इन्फिनिटी आएगी। ठीक है ना, ठीक इसी तरीके से आप जब लिखोगे cot 30 की वैल्यू लिखोगे तो वो किसके हो जाएगी इक्वल हो जाएगी 1/tan 30। tan 30 की वैल्यू आपके कितने है 1/√3। ये जो √3 है न्यूमरेटर में जाके मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा √3/1 आएगा, और ये किसके इक्वल आ जाएगी आपके √3 के इक्वल आ जाएगी। ठीक है, ठीक इसी तरीके से जब आप cot 45 की वैल्यू निकालोगे तो वो किसके इक्वल आएगी cot 45 आएगा आपका 1/tan 45। तो 1 आपका एज इट इज आएगा, tan 45 की वैल्यू क्या है आपके 1, तो 1/1 आपके किसके इक्वल हो जाएगा 1 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ठीक इसी तरीके से जब आप cot 60 की वैल्यू निकालोगे तो cot 60 की वैल्यू निकालने के लिए आपका लिखोगे 1/tan 60। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या आ जाएगा आपका 1/tan 60 की वैल्यू कितनी आई आपके √3। तो cot 60 की वैल्यू कितनी आ गई आपके 1/√3। और ठीक इसी तरीके से जब आप cot 90 की वैल्यू निकालने जाओगे तो आप क्या लिखोगे 1/tan 90। ठीक है, अब tan 90 की वैल्यू आपको पता है आपकी क्या आई है 1/∞ आई है। 1/∞ किसके इक्वल हो जाएगा 0 के इक्वल आ जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था जब आपके 1/0 आ रहा है
तो उसकी वैल्यू किसके इक्वल है, इन्फिनिटी के इक्वल है। अब यहाँ जब आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे, इन्फिनिटी को आप इधर लेके आए, जीरो को आप इधर लेके गए, तो ये फॉर्म क्या बनेगी आपके 1/इन्फिनिटी बनेगा। वो किसके इक्वल आएगा, जीरो के इक्वल आएगा। इसीलिए इसको क्या लिख दिया आपने, जीरो के इक्वल लिख दिया, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि टेक कॉट 90 की वैल्यू क्या आ रही है आपके 1/इन्फिनिटी आ रही है, जो किसके इक्वल हो जाएगा आपका जीरो के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद अब हम देखते हैं सेक थीटा। सेक थीटा आपको मैंने क्या बताया था, सेक थीटा मैंने आपको बताया था 1/cos थीटा, ठीक है ना। सेक थीटा की वैल्यू क्या बताई थी मैंने आपको 1/cos थीटा, ठीक है ना। तो अब जो cos है इसका इन्वर्स लोगे आप, और आप किसकी वैल्यू निकाल लोगे, सेक थीटा की वैल्यू निकाल लोगे। जैसे आपको वैल्यू निकालनी है सेक 0 डिग्री की, तो आप क्या लिखोगे 1/cos 0 डिग्री, ठीक है ना। cos 0 की वैल्यू आपकी कितनी आई है, 1/cos 0 की वैल्यू आई है आपके 1, तो 1/1 किसके इक्वल हो गया, 1 के इक्वल हो गया। ठीक इसी तरीके से जब आप sec 30 की वैल्यू निकालोगे तो आप क्या लिखोगे 1/cos 30, तो ये क्या है 1/cos 30 की वैल्यू क्या है आपके √3/2, ये 2 न्यूमरेटर में चला जाएगा और ये वैल्यू क्या हो जाएगी आपके 2/√3। ठीक इसी तरीके से आप किसकी वैल्यू निकालोगे, sec 45 की वैल्यू निकालोगे। sec 45 क्या आएगा आपका 1/cos 45, तो ये क्या है 1/√2, √2 आपका न्यूमरेटर में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी √2। ठीक इसी तरीके से sec 60 की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके, sec 60 की वैल्यू आएगी 1/cos 60, ठीक है। अब 1/1/2 ये वाला 2 न्यूमरेटर में जाके मल्टीप्लाई होगा और sec 60 की वैल्यू क्या आ गई आपके 2 के इक्वल आ गई। ठीक इसी तरीके से जब आप sec 90 की वैल्यू निकालोगे तो वो किसके इक्वल आएगा, वो आएगा आपका 1/cos 90 के इक्वल। अब ये वैल्यू आपके क्या बनेगी 1/cos 90 की वैल्यू क्या है आपके 0 है, जब 0 यहाँ पुट करोगे तो ये क्या आ गया 1/0 आ गया, और 1/0 की जो फॉर्म है वो मैंने क्या बताई थी आपको इन्फिनिटी के इक्वल बताई थी, ठीक है। अब ठीक इसी तरीके से cosec थीटा की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करोगे, इन्वर्स कर दोगे वैल्यूज को। इन्फिनिटी आपका इधर आ गया, 2 आपका इधर आ गया, इस तरीके से ये आपका इधर आ गया, 2/√3 आपका इधर चला जाएगा और 1 आपका इधर चला जाएगा, ठीक है ना। या फिर किस तरीके से निकालोगे, या फिर सेम आपको मैंने रिलेशंस में बताया था, आपका जो cosec थीटा होता है वो क्या होगा आपका, cosec थीटा होगा आपका 1/sin थीटा। तो आप क्या है जब cosec 0 की वैल्यू निकालोगे तो आप इसको क्या लिखोगे 1/sin 0 लिखोगे, ठीक है। 1/sin 0 की वैल्यू आपकी कितनी आई 0, 1/0 करते ही क्या हो जाएगा आपका इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है। ठीक इसी तरीके से जब आप cosec 60 की वैल्यू निकालोगे तो क्या आप लिखोगे 1/sin 60, ठीक है। तो इसमें 1 आपका एज इट इज आया, sin 30 सॉरी यहाँ पे क्या लिखोगे आप sin 30 लिखोगे, और sin 30 की वैल्यू आपकी किसके इक्वल आई है 1/2 के इक्वल आई है, तो ये 2 क्या हो जाएगा होगा आपका ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा न्यूमरेटर में, ठीक है। तो cosec 30 की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 2 के इक्वल आ गई। ठीक इसी तरीके से जब आप निकालोगे cosec 45 की वैल्यू, उसको क्या लिखोगे 1/sin 45 लिखोगे, ठीक है। अब ये क्या है 1/sin 45 क्या है आपका 1/√2 आया, तो √2 न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगी आपके √2 वैल्यू आ जाएगी। ठीक इसी तरीके से जब आप cosec 60 की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा 1/sin 60 आएगा, ठीक है। 1/sin 60 की वैल्यू कितनी है आपके √3/2, ये 2 न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा और क्या हो गया sin 60 क्या आ गया आपका 2/√3। और ठीक इसी तरीके से जब आप cosec 90 की वैल्यू निकालोगे तो आप क्या लिखोगे 1/sin 90 लिखोगे। अब 1 आपका एज इट इज है, sin 90 की वैल्यू क्या है आपके 1, तो 1/1 आपके किसके इक्वल आएगा 1 के इक्वल आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा किस तरीके से हमने सिर्फ sin थीटा की वैल्यू को यूज करके पूरी टेबल को डिजाइन कर लिया, पूरी टेबल को क्या कर दिया ड्रॉ कर लिया। लेकिन इसमें आपने इसके साथ साथ ये भी देखा कि आपको टाइम कितना लगा, आपको कैलकुलेशन भी करनी पड़ी। अगर आपसे छोटी भी मिस्टेक भी होती है तो आपकी पूरी टेबल क्या हो सकती है गलत हो सकती है, और ये क्या करेगी इफेक्ट करेगी आपके आंसर को। तो आपको ये जो वैल्यूज है ये फाइंड आउट करते टाइम थोड़ी सी ध्यान रखना है, 1-2 बार आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको याद हो जाएंगी वैल्यूज, इतनी कोई बड़ी दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आज की
वीडियो में जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का, चैप्टर नंबर 6 है क्लास 10th की बुक का, आपको समझ आया होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को आप लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।